लद्दाख के पहाड़ों पर बर्फ की परतें, लोगों के हाथ में झंडे और नारे लगाते हुए युवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण सर। क्या अब पहाड़ों की उठी आवाज दिल्ली की दीवारों तक टकराएगी? कभी यूटी की मांग करने वाला लद्दाख अब राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। आखिर क्यों? क्या वादे अधूरे रह गए? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से आग और बढ़ गई? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पूर्व मंत्री बाबू सिंह जी। बाबू सिंह जी, आपका अलर्ट इंडिया न्यूज में खैर मकदम। थैंक यू, ग्रेटफुल। पहले देशभगत और अब देशद्रोही, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारें कह रही हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, जो सोशल एक्टिविस्ट है लद्दाख की। क्या कहना है बाबू सिंह जी आप उनकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया? देखिए, सोनम वांगचुक जी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जो गिरफ्तार किया है, जी मैं अपनी तरफ से और नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी और उन पर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इम्पोज किया गया उसकी सख्त निंदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी उसकी जितनी निंदा की जा सके, जितना कंडेम किया जा सके उतना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार है किसी सोशल एक्टिविस्ट को डील करने का, मैं फिर आता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक मिसहैंडलिंग है, ये अनडेमोक्रेटिक तरीका, ये डिक्टेटोरियल तरीका, ये अथॉरिटेरियन तरीका, ये फासिस्ट तरीका है, ये टोटलिटेरियन तरीका। मैं ये सारे टर्म्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट को डील किया जा रहा है, मिसहैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से 3 चीफ मिनिस्टरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर किया गया 2019 में, फिर 2022 में मुझे 2 वर्ष के लिए यूपीए लगाकर मुझे जेल में बंद कर दिया क्योंकि मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। जम्मू कश्मीर जब स्टेट को तोड़ा गया, उसके स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, फिर उसके बाद मिराज मलिक पर भी ऐसे लगाया, और अब सोनम वांगचुक, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि सोनम वांगचुक पर भी पीएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग सकता है, ये ज्यादा ओवरडोज है। तो ये तो तरीका मैं समझता हूँ कि ऐसे डेमोक्रेटिक स्टेट जो है, क्या लोगों के पीसफुल और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ऐसे डील किया जा सकता? ये तो पंजाब में अमृतपाल सिंह संधू जो खालिस्तान की कंपेन कर रहे थे, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा और उसको गिरफ्तार करके उन्होंने वो जेल में ही एमपी बनाई। जैसे यहाँ कश्मीर में बारामूला सीट पर इंजीनियर रशीद एमपी बन गए, वो पंजाब से बने जेल में, उन पर सिक्योरिटी एक्ट लगा। मे भी उन्होंने एक्सट्रीम बातें की हो, लेकिन सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, ये बड़ा शर्मनाक है क्योंकि वो तो बड़ा पीस लविंग, उसके सारे मेथड देखिए ना, उसके जो भी मेथड हैं बड़े पीसफुल हैं, डेमोक्रेटिक है। इवन वो जो गांधीयन मॉडल है संघर्ष का, सत्याग्रह का, तो हमने तो हमेशा देखा उनको कि वो इन मेथड्स को वो फॉलो करते हैं, और तो वो बाहर जाकर तो सरकारों की तारीफें भी करते हैं, ठीक है। इसलिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं ये डिमांड करता हूँ कल उनकी सुनवाई दोबारा होगी सुप्रीम कोर्ट। मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उनको तुरंत रिहा किया जाए, और मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा, मैं अपील करता हूँ केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीज करे, आप खुद उसको जो है अपने फैसले को रिव्यू करिए और सोनम वांगचुक को जो है अनकंडीशनल एनएसए विड्रॉ करिए, उनको रिलीज करिए, और फिर
लद्दाख वालों के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट किया। खबर ये आ रही है वांगचुक जी के संपर्क में रहने वाले एक पाकिस्तानी जासूस ने प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार कर दिए। क्या ये आंदोलन के पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं? देखिए, ये बड़ा बचकाना सा आर्गुमेंट है कि किसी जासूस ने सोनू वांगचुक के लिंक में, पता नहीं किस सोर्स से ये आपने इन्फॉर्मेशन ली है। नहीं, ये डीजीपी साहब कह रहे हैं जो लद्दाख। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने किस सोर्स से ली है। आज वी आर लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड, हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और इस डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन जो है ना सुपरसोनिक स्पीड से दुनिया में विश्व में चली जाती है और उसको कोई नेशन स्टेट्स रोक नहीं सकता। टेम्परेरी तौर पर आप इंटरनेट बंद भी कर दो, लेकिन इंफॉर्मेशन ये दुनिया में जाती है, रुक नहीं सकती है। इसलिए ये कहना किसी जासूस ने ये विचार भेजा, ये बेसलेस आर्गुमेंट है, जिसकी इस आर्गुमेंट में कोई दम नहीं। और ये एक आम रवाज है, जहां भी कोई मूवमेंट होती है, मसलन 2 साल पंजाब के और हिंदुस्तान के किसानों ने मोर्चा लगाया, जो 3 कानून बने एग्रीकल्चर पर, फार्म स्लॉ बने, किसानों ने उनका विरोध किया, ठीक है, बड़ा लंबा संघर्ष, उन पर भी बड़े लगाम लगे थे, विदेशी साजिशें, खालिस्तानी, फलाना फलाना, और फाइनली सरकार ने उन 3 कानून जो फार्मूला विड्रॉ भी किया। तो ये एक रिवाज बन गया है, पूरी दुनिया में ये रिवाज बन गया है। वास्तव में लद्दाख में जो आंदोलन है वो उसकी हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं, जो लोकल ग्राउंड्स हैं, उस मूवमेंट के कोई ग्राउंड्स हैं। और जिस तरीके से सरकार ने और केंद्र ने या दिल्ली की एस्टेब्लिशमेंट आज तक जिस तरीके से लद्दाख को पैम्पर किया, जिस तरीके से उनको सेपरेटिस्ट स्लोगन ड्यूटी का प्रपोज किया, पैम्पर किया कि आप सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो, उनको इनकरेज किया यूनियन टेरिटरी के क्वेश्चंस पर। यूनाइटेड जम्मू कश्मीर से एक सेपरेटिस्ट स्लोगन जो है वो पुष्ट बनाई तो रही है, राइट। तो ये इसकी इस आंदोलन की बैकग्राउंड बड़ी पुरानी है, पीछे है, इसलिए ये कोई विदेशी नहीं, ये अपने ही रीजंस है, हमारे ही अपने रीजंस है, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है, पीसफुल आंदोलन जो है, वो वायलेंट आंदोलन बन गया। तोड़ आगजनी जो हुई अनफॉर्चुनेट है, जो लद्दाख में हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, जो लास्ट पोर्शन था जिसमें बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, गाड़ियां जलाई गई, वो क्या वो अनार्किस्ट मेथड है। मैं उनको उस मेथड को सपोर्ट नहीं करता मैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कौन लोग थे, किसने किया, उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ, किसने किया? कहा जा रहा है कि अडानी को सोलर ग्रुप के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी जा रही थी, जिसका जो है वांगचुक ने विरोध किया। सही, क्या यही उनकी गिरफ्तारी की असली वजह? नहीं, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वहां 90 किलोमीटर का पूरा एक प्लेटो, ये पूरा एक प्लेटो जो है वो जिसे स्कांगचूकोंग एक एरिया है प्लेटो, उस प्लेटो को अडानी ग्रुप को लाट कर दिया है सोलर एनर्जी के, राइट। तो वो वांगचुक ने भी विरोध किया, वहाँ अपेक्स वाली ने भी विरोध किया, केडीए ने भी विरोध किया कि आप ये नहीं करो, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है लद्दाख का, ये बड़ा फ्रजाइल इकोसिस्टम है। आपने पूरे का पूरा इतना बड़ा प्लेटो जो है, हाई लेवल पे जो प्लेन एरिया है, आपने वो सोलर एनर्जी के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर दिया। इनिशियल स्टेज में वो 26 मेगावाट का है, तो डेफिनेटली सोनू बाबू जी ने भी विरोध किया। और वो केंद्र सरकार को ये अच्छा नहीं लगा कि सर अडानी के प्रोजेक्ट को कोई विरोध करे। तो मुझे लगता है कि ये 2 बड़े फैक्टर मुझे लगते हैं उसकी गिरफ्तारी में, जो है जो बड़ा वजह बनी। एक तो अडानी के प्रोजेक्ट का जो उन्होंने विरोध किया, और है भी ये गलत है, इतना बड़ा 90 किलोमीटर का एरिया जो है एक ग्रुप को लाट कर देते हो, नंबर 1।
वो तो वहां का सारा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सोनम वांगचुक ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि हमारे जो ग्रेजिंग एरिया थे, जहाँ हमारे शेपर्ड्स भेड़े बकरियां चराने के लिए ले जाते थे, तो अब उन एरियाज में नहीं जा पा रहे हैं जिन एरियाज में वो जाते थे। अब वहाँ चाइनीज आर्मी रोकती है और वहाँ चाइनीज आर्मी है। ये उन्होंने एक्सपोज किया। ये वही बात एक्सपोज की जो हिंदुस्तान में बड़े और लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी बोलते थे कि वहां पर चाइना ने हमारी टेरिटरी को एनक्रोच किया है। तो हमारी गवर्नमेंट का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्टैंड था कि चाइना जो है हमारी टेरिटरी पर 1 इंच भी आगे नहीं आया, ना हमारी किसी ने जमीन ली है ना हमने दी है, हमारी टेरिटरी में एंटर नहीं किया है। लेकिन लगातार राहुल गांधी ये स्टेटमेंट दे रहे थे और हिंदुस्तान के कई एक्सपर्ट जो है वो स्टेटमेंट दे रहे थे और लोकल लेवल के लोग भी कह रहे थे कि चाइना ने हमारी टेरिटरी को कैप्चर किया है। कुछ टेरिटरी तो चाइना ने स्टैंड अप किया है रूस के इंटरवेंशन से। तो आपको मालूम है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर और रशिया का फॉरेन मिनिस्टर बैठे रशिया में, मॉस्को में, और मॉस्को की रशिया की पुतिन की मध्यस्थता से चाइनीज फोर्सेस जो गालवान वैली में आ गई थी, सूप लेक में आ गई थी, जहाँ वो फिंगर 4 तक आ गई थी, तो वो कुछ विड्रॉप हुआ था, राइट। तो मालूम है उसको भी कितने हमारे फौजी भी मारे गए थे, चाइनीज भी मारे गए, झड़प जो हुई थी। तो चाइना बड़े लेवल पे आगे आ गया था, ठीक है सर। वो मुझे लगता है कि वो भी एक रिएक्शन था जब हम सोच रहे थे कि हमने कैप्चर करना है गिलगित बल्तिस्तान या पीओके, तो उस रिएक्शंस में चाइना ने वो एडवेंचर किया था। तो रिजल्ट ये है कि वो जो चैप्टर है ना, क्योंकि सोनम वांगचुक एक पॉपुलर फिगर रहा है, इंटरनेशनली नोन बंदा है, इसको बड़े अवार्ड भी मिले हैं, तो इसकी जबान से और वो लोकल आदमी ये कह रहा है कि मतलब इसका मीनिंग यही है कि हमारी टेरिटरी पे चाइना आ गया है। तो ये बड़ा डिस्क्लोजर था। तो ये तो केंद्र सरकार को ये डाइजेस्ट नहीं। अच्छा, वांगचुक जी ने, जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं कि स्वदेशी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ओके, वहीं वांगचुक जी ने भी मेक इन इंडिया को मद्देनजर रखते हुए चीन के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट का उन्होंने बाइकआउट किया कि भाई चीन के प्रोडक्ट्स जो है उसको नहीं बनाने चाहिए। क्या यही वजह बनी उनकी बढ़ती लोकप्रियता की, जिससे सरकार जो है वो बता दी? देखिए, मैं तो ये वांगचुक जी का ये जो स्टैंड है, वो एक इंटरव्यू में बोल भी रहे थे कि हिंदुस्तान में जो चाइनीज प्रोडक्ट की बाइकाट्स का स्लोगन पॉपुलर हुआ, सबसे पहले मैंने ये डिमांड की थी कि चाइनीज प्रोडक्ट को, चाइना जो है वो हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स जो है बाइकाट किए जाएंगे, ठीक है। उनके गुड्स जो है इंडिया में नहीं आने चाहिए, हमें नहीं खरीदना चाहिए, बाइकाट करने चाहिए। वैसे ही जैसे ब्रिटिश एम्पायर के पीरियड में हमने स्लोगन दिया था गांधी जी कि स्वदेशी कपड़ा पहनो और विदेशी कपड़ों को तर्क करो, उन्होंने जलाए नहीं थे, वो अलग पीरियड था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वांगचुक जी जो है ये बड़ा नैरो थिंकिंग है। वांगचुक जी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, क्लाइमेट का चैलेंज पूरे प्लेनेट अर्थ का है। एक तरफ वो कहते हैं कि पूरे हिमालयन रेंज में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, राइट, और बहुत बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस है। दरअसल साहब, क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है ना सर, वो पूरे प्लेनेट अर्थ का है और पूरी मैनकाइंड का क्राइसिस है, ठीक है। और जो शख्स इतने बड़े क्राइसिस पर काम कर रहा हो, उसकी इतनी सी नैरो थिंकिंग होनी चाहिए कि वो चाइना का प्रोडक्ट बाइकाट कर। अब तो चाइना और अमेरिका के बीच इतना कंपटीशन है, इतना बोले समझो कि चाइना अमेरिका वाले स्ट्रेटेजिकली चाइना को अब अपना एडवर्सरी मानते हैं। एक पीरियड था डेंग शाओपिंग के पीरियड में जब चाइना उनको अपना, अमेरिका चाइना को अपना पार्टनर मानता था। लेकिन रिसेंटली जब से चाइना में शी जिनपिंग आ गया और अमेरिकन पॉलिसी भी चेंज हुई, देन दे रियलाइज्ड इट कि यार चाइना तो हमें सरपास कर सकता है कंपटीशन में, ये नंबर 1 पे सुपर पावर बन सकता है। देन उन्होंने जापान में एक G7 की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि चाइना को रोको, चाइना को ग्लोबल सप्लाई जो कर रहा है, उन्होंने पूरा एक ग्लोबल हब बना दिया है मैन्युफैक्चरिंग का चाइना के अंदर, और पूरे वर्ल्ड मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट जा रहे हैं, उधर रोको। और उन्होंने भी बड़े नपे तोले शब्दों में कहा कि चाइना की डीकपलिंग करो और डी रिस्किंग करो और अल्टरनेटिव सप्लाईज के सेंटर्स बनाओ।
और उन्होंने कंपनियों को डायरेक्शन भी दी कि आप चाइना से निकलो, वियतनाम चले जाओ, इंडिया चले जाओ, कहीं और चले जाओ, चाइना को रोको। नहीं रोक पाया अमेरिका। अमेरिका ने 50% कितने ऊपर ट्रेड वो टैरिफ लगा दिया, लेकिन फाइनली अमेरिका को स्विट्जरलैंड में बैठ के चाइना से कंप्रोमाइज करना पड़ा। आज अमेरिका की मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट भरे हुए हैं, यूरोप की मार्केट में भरे हुए हैं, नहीं रुक सकते। देखिए इतनी हमारी जब ये क्लैश हुआ बॉर्डर पे, ये यहाँ गॉलबन वैली का और सब का, उस वक्त ये स्लोगन आया, लेकिन उस स्लोगन से पहले आप याद कर लो ना कि चाइना का राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग यहाँ गुजरात में मोदी जी के साथ बैठ के झूले नहीं झूले, हाँ, तो उस वक्त तो हमने बड़ी लिफ्ट दी। वो जो क्राइसिस हुआ, क्राइसिस में भी हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने अमेरिका के इस ट्रंप के कहने पे हमने ये लाइन बना ली कि अब हमने पीओके को कैप्चर कर लेना है, पीओके को ले लेना है मिलिट्री हमला करके, या उसको गिलगित बल्तिस्तान को, कोई बातें शुरू हो गई तो उनको एप्रीहेंशन हुआ कि ये तो अमेरिका यूज करना चाहता है इंडिया को, चाइना को कंटेन करने के लिए। अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच क्लैश हो, जो गलत है। इंडिया को अमेरिका के इस डिजाइन को कभी टो नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो उसका रिजल्ट ये निकला कि ये हमला हो गया। तो अल्टीमेटली जहां एक स्लोगन आ गया कि चाइना इसके प्रोडक्ट को बाइकआउट करे। ये जो सोनम वांगचुक जी ने कहा कि मैं पायनियर था इस स्लोगन का, मैं ये समझता हूँ कि ये मानसिकता वो तिब्बतीन मानसिकता है। बेसिकली लद्दाखी जो है, इनका तिब्बत का दलाई लामा का इन्फ्लुएंस है आइडियोलॉजिकली, कल्चरली, और इनके रूट्स भी हैं तिब्बत में। इनके ये जो हमारे लद्दाख वाले है ना, ये बेसिकली वो तो जो आए तो तिब्बत से ही है यहाँ पर, राइट। वो मैं बताता हूँ आगे चल के। इसलिए ये छोटी मानसिकता है। अब वक्त ये कहता है कि ये जो पुराने ट्रेडिशनल क्रॉनिक डिस्प्यूट है चाइना के साथ, बॉर्डर डिस्प्यूट, अब वक्त का तकाजा तो ये है कि एशिया के जो दो बड़े प्लेयर हैं इनको अपने डिस्प्यूट सेटल करने चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करने चाहिए बैठ के। चाइना और इंडिया के दरमियान कोई पीस ट्रीटी होनी चाहिए, नो वार पैक्ट होना चाहिए। और जो जितना एलएसी है, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वो ब्रिटिश पीरियड का है सर। मैकमोनन लाइन जो है ब्रिटिश पीरियड में तय हुई थी, जिसको चाइना ने नहीं माना, तो वो डिस्प्यूट ही जारी है। फिर उसके बाद कुछ बातें ऐड हो गई, कुछ टेरिटरी पाकिस्तान ने जो वो शक्सम वैली की 5000 किलोमीटर की थी, वो गिफ्ट में दे दी पाकिस्तान ने। फिर काराकोरम की पहाड़ियों से जो हाईवे निकला है वो 90 साल की लीज में दे दी पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी अगर है तो पाकिस्तान नहीं दे सकता, लेकिन दे दी उसने चाइना को विन ओवर करने के लिए। फिर 62 की वार में जो अक्साई चीन का वाक़ा वो ले लिया। वो चीजें हैं, लेकिन मेरी क्वेश्चन उसके बावजूद भी अब वक्त ये कहता है कि खास करके अगर ये क्लाइमेट के एंगल से भी देखेंगे तो क्लाइमेट में 20,000 से ज्यादा 21,000 ग्लेशियर हैं इस पूरे हिमालयन माउंटेन्स में। तो इतने बड़े ग्लेशियर्स में चाइना भी बैठा है ना, उस बात चाइना बैठा है, तिब्बत के साथ है, नेपाल के साथ है। तो अगर उसको डील करना है तो अकेले इंडिया नहीं कर सकता। इसलिए ये स्लोगन जो आप कह रही हो ना, वांगचुक जी ने जो स्लोगन दिया, ये स्लोगन ही गलत है, ये स्लोगन ही गलत है। और इसलिए उससे क्या होगा, इससे क्या पॉपुलैरिटी होगी? ये नेगेटिव स्लोगन है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप किसी कंट्री के प्रोडक्ट बाइकाट करो, फलाना करो, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई रैशनल स्टैंड है। बाबू सिंह जी, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले थोड़े से इतिहास समझते हैं और अपने जो हमारे दर्शक हैं वो भी जो हमारा इस चैनल देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा इतिहास को जाने कि लद्दाख की कहानी कहाँ से शुरू होती है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये कहाँ है। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लद्दाख की ये है कि 10th सेंचुरी में लगभग 950 सेंट्रल ईरा में, हम उसको सेंट्रल ईरा बोलते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, जैसे बोलते हैं BC AD, तो अब हिस्टोरियन उसको सेंट्रल ईरा या बिफोर सेंट्रल ईरा बोलते हैं। तो ये सेंट्रल ईरा में 950 के ईरा में मीन्स 10th सेंचुरी में जब तिब्बत का एम्पायर कोलैप्स हुआ, रॉयल एम्पायर कोलैप्स हुआ, तो उसके ही वंशज जो हैं वेस्टर्न तिब्बत में आ गए, ठीक है। और उसी वंशज से वेस्टर्न तिब्बत से ही उन्हीं फैमिली में से एक नीमागौन जो है उसने ये है लद्दाख का किंगडम जो है एस्टैब्लिश किया। नीमागौन 10th सेंचुरी, राइट। फिर 10th सेंचुरी से शुरू हो जाए
बढ़ते बढ़ते 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 1834 में जब गुलाब सिंह को ये महाराजा रणजीत सिंह जी ने जम्मू की जगीर दे दी, तो महाराजा रणजीत सिंह जी का जनरल था जोरावर। तो जनरल जोरावर जो है वो अपनी डोगरा फौजें लेकर ये कारगिल तक पहुंच गया। तो पहले उसने कारगिल को कैप्चर किया, द्रास को कैप्चर किया और कुछ इलाके कैप्चर किए, और अल्टीमेटली उन्होंने लद्दाख का जो लास्ट किंग था लद्दाख किंगडम का, वो था शीपाल नामग्याल। तो शीपाल नामग्याल को डिफीट किया जोरावर सिंह ने, तो लद्दाख कैप्चर कर लिया। तो 1834 में लद्दाख जो है, करगिल और लद्दाख, ये जो जम्मू कश्मीर डोगरा स्टेट थी, ये भी बाकायदा इसका पार्ट है 1834। लंबे समय से लद्दाखी लंबे समय से कहते आए हैं कि कश्मीरी उन्हें डोमिनेट करते हैं। क्या वही वजह है कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांगा? देखिए, ये शुरू में पोस्ट 1947 में वास्तव में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जम्मू कश्मीर स्टेट की ये है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को कैप्चर किया, फिर कश्मीर को कैप्चर किया, फिर गिलगित बल्तिस्तान के 3 जिले कैप्चर किए। लद्दाख जो था ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम्स था, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे। तो फिर फाइनली रणजीत सिंह जी ने ये कोई 1822 में जो यहाँ की लोकल रेजिस्टेंस थी मियां डिडो के लीडरशिप में, वो महाराजा रणजीत सिंह जी को अपोज करते थे, टैक्स कलेक्ट करने नहीं देते थे। फिर जो भी उनको उस वक्त के जो लोगों के लोकल लोगों के राइट से, तो मियां डिडो फाइट करते थे अपने गुजरावाद में। तो अब मियां डिडो तो कंट्रोल नहीं इनसे हो रहा। उन्होंने अपना बेटा खड़ग सिंह को भी अपॉइंट किया, उसको इंचार्ज बनाया बाजाप्ता जम्मू का। जब जो नहीं सफल हो उसका, तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि किसी डोगरे को आगे करना। तो ये गुलाब सिंह जी जो थे, ये महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में एज ए सिपाही भर्ती हुए थे वहां तबेले में। तो आस्ता आस्ता करते करते अपनी बहादुरियों के कारनामे दिखाते हुए ये उनके जनरल बने। तो फाइनली दे डिसाइडेड इट कि यार किसी डोगरे को आगे करो ताकि जम्मू को संभाले। तो उन्होंने फिर गुलाब सिंह जी को 1822 में जम्मू का राजा बना। फिर इनका जो जनरल था जोरावर सिंह, शायद हिमाचल से थे, वो बड़ा बहादुर था। तो वो लड़ते 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 पहले तो पास के 20-22 रजवाड़े छोटे छोटे जो है वो कैप्चर किए। ये पर लड़ते 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 वहां तक पहुंचे। ठीक है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने अपनी एक्सटेंशन की। तो ये जो लद्दाख है, अब लद्दाखियों को भी लगता था कि हम डोगरों के साथ तो हमारा कोई मेल नहीं है हिस्टोरिकली, और हिस्टोरिकली जो हम स्टॉक है, ये दर्दी हैं या इंडो आर्यन है। बेसिकली ये जो लद्दाखी हैं, ये दर्दी और इंडो आर्यन ट्राइब्स हैं। ठीक है सर, और मोस्टली ये इनके रूट्स तिब्बत में है, और इनकी लैंग्वेज भी तिब्बती नहीं है, और इनका कल्चर भी वही है। राइट सर, कल्चर भी वही है। फिर मोस्टली यहाँ 80% ले में बुद्धिस्ट है, 20% मुस्लिम है, 80% बुद्धिस्ट है। कारगिल में 85% शिये मुस्लिम है और 15% जो है वो मुस्लिम है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख रीजन की जो बैलेंस है। तो ले और कारगिल का भी आपस में बैलेंस पूरा नहीं है, लेकिन अब बड़ी अच्छी बात है कि वो अब कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं। तो वो मिसमैच तो अपने आप को समझते थे जैसे लद्दाख। तो वैसे ही जम्मू और कश्मीर का कोई मेल नहीं था। ठीक है, हजारों साल से कश्मीर, 4-5 हजार साल की हिस्ट्री है कश्मीर की, 5,000 साल की जम्मू की अपनी हिस्ट्री है। जम्मू के लोग मोस्टली जो डोगरा स्पीकिंग है, ये अलग एथनिसिटी है, कश्मीरी अलग एथनिसिटी है। तो यहाँ तो कोई 100 साल तो डोगरों का रूल रहा और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन गई थी। तो ये स्टेट भी तो ताकत से ही बनी है ना, कोई किसी प्रिंसिपल से तो बनी नहीं है। कोई एथनिक प्रिंसिपल नहीं, कोई लिंगुअल प्रिंसिपल नहीं, कोई कल्चरल मैचिंग नहीं। तो ये फ्यूडल स्टेट है सर, तलवार की नोक पे ही बनती थी। एक तो गिफ्ट मिल गया महाराजा हरि सिंह जी को, सॉरी गुलाब सिंह जी को, रणजीत सिंह जी ने यहाँ पर वो एक वैसल स्टेट क्रिएट कर दी जहाँ। और दूसरा ये है कि धीरे धीरे करते हुए कश्मीर जो है एंग्लो सिख वार के बाद जब लाहौर दरबार हार जाता है, तो उनको 2 करोड़ की वो जुर्माना लगता है। जुर्माना उनके पास होता नहीं है, वो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कश्मीर दे देते हैं। ठीक, और सेम ये 9 मार्च 1846 को है, तो 16 मार्च को ईस्ट इंडिया कंपनी कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह को अमृतसर ट्रीटी के तहत दे देती है। पहले एक लाहौर ट्रीटी होती है, लाहौर ट्रीटी के मुताबिक
कश्मीर जो है इंक्लूडिंग कुछ और हिस्से, गिलगित बल्तिस्तान की भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, वो दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और आगे 16 मार्च को ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाब सिंह को दे देती है। कश्मीरी 1846 की ट्रीटी को उन्होंने आज तक नहीं माना। वो कहते हैं कि आपने जमीन तो दी, हमें भी बेच दिया डोगरों के आगे। वो एक रिसेंटमेंट तो हिस्टोरिकल चलती आ रही थी कश्मीरियों की डोगरों के केस। फिर डोगरों का रूल रहा, गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, फिर हरि सिंह। तो कश्मीरी फिर 1931 की मूवमेंट, फिर डोगरा रूल के बाद, तो ये एक पुराने हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर के बीच डिफरेंस रहे हैं। और धीरे धीरे करते फिर बड़े और हिस्टोरिकल बंटवारा हो गया, स्टेट का बंटवारा हो गया। तो ये लद्दाखियों को सब, जैसे जम्मू वालों को 47 से लेकर आज तक ये शिकायत है कि कश्मीरियों की डोमिनेशन है, कश्मीरी जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नौकरियों में वो आगे हैं, सेक्रेट में वो आगे हैं, डेवलपमेंट्स में वो आगे हैं, ये सारी है बातें। तो ऐसे ही लद्दाखी भी कहते थे। तो अच्छा, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन थी तो आखिर फारूक अब्दुल्ला साहब की 95 में जो गवर्नमेंट थी, 95 में गवर्नमेंट थी, तो ये जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का कानून जो है, एक्ट, वो तो कश्मीरियों ने, शेख फारूक अब्दुल्ला साहब ने लाया, और उस एक्ट के तहत उन्होंने लद्दाख को ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा दिया। फिर मुफ्ती साहब जब सीएम बने तो उनके पीरियड में 2003 में उसी एक्ट को कारगिल में एक्सटेंड कर दिया गया, और फिर कारगिल को भी ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा मिला, राइट। और जिसको पीबी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो वो अब हिल डेवलपमेंट काउंसिल कंपैरेटिवली वो पावरफुल हो गई थी। उसकी मर्जी के बिना कोई मुलाजिम वहां से निकल नहीं सकता था, और सारे कारगिल के और लेह के डेवलपमेंट प्लान तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल देखती थी। अब आपकी इनके पास इतनी ऑटोनोमस पावर तो थी, नंबर सेकंड 4 एमएलए थे जम्मू कश्मीर की असेंबली में, इनके 4 एमएलए आते थे, 2 कैबिनेट मंत्री आते थे, और 2 इनके कैबिनेट मंत्री बड़े पावरफुल होते थे। और फिर पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट था लद्दाख अफेयर्स का। अब्दुल रहीम राठौर साहब के पास, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास लद्दाख अफेयर्स का डिपार्टमेंट था। तो कोई काम इंपॉर्टेंस नहीं, वो कुछ बातें अगर थी तो उसका सोल्यूशन ये थोड़ा था कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर स्टेट से सेपरेट हो जाना, ये सोल्यूशन थोड़ा था। ये डिमांड ही गलत थी। इसलिए मेरी अर्जी है, आज क्या कर लिया, जब से स्टेट टूटी। पंजाब 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांटा गया जी। लेह ने स्वागत किया और कारगिल ने विरोध। एक ही लद्दाख, 2 चेहरे की। वो इसलिए है कि लेह वालों पर बड़ा डीप इम्पैक्ट है तिब्बत का, तिब्बत के कल्चर का, दलाई लामा का, एंटी चाइना सिंड्रोम भी है, क्योंकि तिब्बत को जिस तरीके से चाइना ने 1950 में इन्वेड किया, और फिर धीरे धीरे 1951 में एग्रीमेंट, जबरदस्त एग्रीमेंट करवा के कर लिया, फिर 59 में उसने मजबूर कर दिया, राइट। तो ले वालों की मानसिकता जो है ना, वो कारगिल वालों से डिफरेंट है। हालांकि ये ह्यूमन स्टॉक सेम है, लेकिन उनकी मानसिकता डिफरेंट है, और जो कारगिल वालों की मानसिकता है डिफरेंट है। बीइंग ए शिया मुस्लिम, उनकी ओरिएंटेशन जो है वो यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की तरफ थी, और ले वालों की ओरिएंटेशन वो केंद्र गाइडेड, सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक उनको बड़ा पैम्पर किया गया। वो जो गलत पैम्पर था, तो वो उसके ट्रैप में थी, इसलिए उन्होंने तो वेलकम किया, ढोल मंगाड़े। ये ओरिजिनली डिमांड ही ले वालों की, बुद्धिस्टों की बेसिकली, ये कारगिल वालों की डिमांड नहीं थी, इसलिए कारगिल वालों ने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो स्टेट में रहना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने रिकंसाइल किया है कि चलो अच्छा अलग हो गए, लेकिन हुआ है कि अलग होने के बाद देखिए वो 4 एमएलए खत्म हो गए, अच्छा वो 2 कैबिनेट मंत्री खत्म हो गए, अच्छा फिर वो जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल उसकी पावर कम हो गई। अब हुआ क्या है, ये कहते हैं कि कश्मीर की डोमिनेशन। अब तो ये हो गया कि डीजीपी जम्मू से, चीफ सेक्रेटरी जम्मू से, अच्छा एलजी जम्मू से। अब वो कहते हैं कि अब जम्मू वालों की डोमिनेशन होगी। हमने ये थोड़ा मांगा था, हमने तो कुछ और मांगा था, हमें कुछ और मिल गया। वो बेसिकली हुआ ये है कि यूटी बनने से लद्दाख डिसएम्पावर हुआ है। अब उनको समझ आई, एक तो हम तो सेंटर के कठपुतले बन गए,
यहाँ तो हमारी सेक और सेंटर यहाँ आकर तो नजर उनकी हमारी जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उस पर है। इनकी नजर तो हमारी पॉस्चर्स पर है, जहां पर वो सोलर प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स और मिनरल पर इनकी नजर तो वो है। अच्छा, फिर वो खतरा महसूस करने लगे कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी जो है 96-7% हम ट्राइबल लोग हैं, वो सेफ गार्ड जो 370 के तहत वो सेफ गार्ड। अच्छा, नौकरियां इनकी खत्म हो गई। वो बाहर के लोगों को इनको डर पैदा हो गया कि हमारी नौकरियां तो बाहर के लोग ले जाएंगे। आप यकीन माने, जब से स्टेट टूटी है वहां पब्लिक सर्विस कमीशन खत्म हो गया, है ही नहीं। रिक्रूटमेंट कोई जिसको गस्टेड अफसर की कोई रिक्रूटमेंट तब से हुई। तो सबसे ज्यादा तो वहां विक्टिम हो गए वहां की यूथ। अब वो घिनौना चेहरा यूटी और वो तो देख रहे हो, ये क्या हो गया। इसलिए उन्होंने टर्न की, ये क्या कर रहे हो भाई, हमें अथॉरिटी दो, हमें अटॉर्नी दो, हमारी लैंड हम बचाएं, हम नौकरियां बचाएं, हम अपना कल्चर बचाएं। आपने हमारा 370 छीन के हमें बड़े समझबाग दिखाए, ये तो उससे वर्स्ट पोजीशन होगी। अच्छा देखो ना, इतना सेफ गार्ड था 370 का जम्मू वालों को, इन्होंने भी लड्डू बांटे थे जम्मू वालों ने, डोल बजाए, लड्डू बजाए। अब इनकी भी बोलती बंद हो गई, अब ये भी पछता रही है, ये क्या कर दिया हमने। अब अंदर बैठ के तो पछताती है, अंदर बैठ के ये बुरा हाल हो गया है, ये हमारा स्टेट टूट गई। 300 जो सेफ गार्ड थे जमीनों के, जमीनें भी इनसे जा रही हैं, रिसोर्स भी जा रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, यही वहां हो गया। तो सेंटर ने सोचा होगा कि ये तो हमारे अंडर रहेंगे, हमने तो इनको पाला पोसा है, लेकिन वो पाला पोसा क्या है, वो कहते हैं ना पिंजरे से बाहर आ गए वो सारे। यूटी तो मिल गया, हाँ। अब ये नई मांग क्यों, स्टेट का दर्जा, 6 शेड्यूल, आखिर सरकार ने क्या अधूरा छोड़ा। इस सरकार ने देखो, बीजेपी सरकार ने तो अपने मैनिफेस्टो में इनको वो समझ बगा 370 तोड़ के जो सेफ गार्ड था ना, तो इन्होंने उनको गुड ह्यूमर में रखा। तो फिक्र मत करो, हम आपको नॉर्थ ईस्ट की तरह जो 4 स्टेटों को सेफ गार्ड है 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो, तो उसके तहत आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके कल्चर को, आपकी लैंग्वेज को, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी जमीन को, आपकी नौकरियों को 6th शेड्यूल में लाया जाएगा। तो ये इन्होंने प्रॉमिस किया था। जो इनका एमपी खड़ा हुआ था और उन्होंने एमपी को चुन के भेजा भी पार्लियामेंट में, बड़ा खिलाफ बोला था वो जो। तो अब ये अब अपने प्रॉमिस से पीछे हट गई। पहले ये वहां वो छीन लिया, वो सेफगार्ड छीन लिया, दूसरे का वादा किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। क्राइसिस तो यहां से पैदा हो गया ना सर, कि मतलब वादा किया और फिर वादा इखलाकी करती, वादा तोड़ दिया सर। लेकिन मैं ये मानता हूं त्रिशल जी, ये लद्दाखियों की यूनियन टेरिटरी की डिमांड ही गलत थी। अब वो पछता रहे नहीं, हाँ, अब उनको एक्सपीरियंस हो गया कि यूटी क्या होती है। अब स्टेट मांग रही है, वही आप स्टेट मांग रहे हो। यहाँ जब 80 लाख जम्मू और कश्मीर के लोग हैं, अभी हमें स्टेटहुड नहीं मिला है। नंबर 1, मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है जम्मू इस पर कि स्टेट की डिवीजन करना 2019 में जो स्टेट की डिवीजन हुई हुई है। 1947 में जब स्टेट पर हमला हुआ था, ट्राइबल हमला हुआ था, वो ब्रिटिश डिजाइन था स्टेट को महाराजा हरि सिंह जी को फोर्स करने का, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर स्टेट का फैसला करना था 15 अगस्त से पहले एक्सेशन का। महाराजा हरि सिंह ने फैसला नहीं किया, बल्कि कह दिया कि मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चाहता हूं। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मान लिया और इंडिया ने उसको अंडर कंसिडरेशन में छोड़ दिया। तो अब बड़े डेलीगेशन भी यहां पर आए, महाराजा हरि सिंह किसी की बात नहीं मान रहे थे। फिर यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन भी आए, हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात ही नहीं की, अपना प्राइम मिनिस्टर भेज दिया, आरसी कॉक भेज दिया। वो लास्ट वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो बड़ा प्रवोक हो गया कि हरि सिंह में इतनी एरोगेंसी है कि ये मुझे मिला ही नहीं, बड़ा प्रवोक हो गया। देन दे रिव्यूड इट, उन्होंने सारा डिजाइन किया, उधर जिन्ना को भी कॉन्फिडेंस में लिया, इधर भी कॉन्फिडेंस में लिया, दोनों आर्मियां इनके अंडर थी और दे प्लान इट। ये जो ट्राइबल हमला है जनाब, ये ब्रिटिश एम्पायर का डिजाइन था। उन्होंने कहा कि ये हरि सिंह जो है ये मान नहीं रहा, उनको शक पड़ गया, ये पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं, कहीं रशिया के साथ थोड़ी कोई गेम प्लान कर रहा। तो फाइनली ये प्लान हुआ, सारा एक प्लान था। ये जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ ना 1947 को, इट वाज ए प्लान एंड प्लान ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा इसको नोट दी थी। तो उस हमले के बाद जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के मसले को यूएनओ में लेके, यूएनओ के आर्टिकल 35 और चैप्टर 6 में ये कंप्लेंट होगी, पाकिस्तान जो है हमलावर है हमारी स्टेट पर। क्योंकि जैसे हमला हुआ
हरी सिंह जी को फिर लगा कि यार मैं तो गई मेरी स्टेट, उन्होंने इंडिया को कहा मेरी मदद करो, उन्होंने कहा नहीं करते मदद, मिलिट्री नहीं भेजेंगे, पहले आप एक्सेशन करो। तो फिर अंडर प्रेशर हरी सिंह को उन्होंने एक्सेशन किया, और उस एक्सेशन के बाद जब इंडियन आर्मी आई तो फिर उन्होंने हरी सिंह को बाईपास किया, यूएनओ में गए, हरी सिंह को कंसल्ट भी किया, फिर यूएनओ ने रेजोल्यूशन 38 पास किया सीज फायर का, तो पाकिस्तान ने भी मान लिया, इंडिया ने भी मान लिया, हरी सिंह को फिर बाईपास कर दिया। हरी सिंह ने उस वक्त बड़ा लंबा लेटर लिखा था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल को, गवर्नमेंट को, कि मुझे भेजो, मुझे अलाउ करो, क्योंकि डिफेंस अब मैंने आपको दे दिया है, एक्सेशन हो गया था, मैंने दे दिया है, लेकिन मुझे भेजो, मैं अपनी स्टेट की टेरिटरी वापस करना चाहता हूँ। नहीं तो मैं, उसने थ्रेट भी दिया कि मैं जो एक्सेशन किया है इंडिया से मैं वापस ले लूंगा, लेकिन कौन सुनता है उसको, किसने सुना? और फाइनली इन्होंने उसको पूछे बिना उसको बाईपास किए। अभी जम्मू कश्मीर की जो पीओके गिलगित बल्तिस्तान, तो वैसे ही मेजर ब्राउन की गेम प्लान के साथ वो बगावत हो गई थी गिलगित में, 14 दिन तो वहां गिलगितियों की हुकूमत रही, बाद में उन्होंने पाकिस्तान को सौंप दिया गिलगित बल्तिस्तान। और यहाँ पीओके में भी कोई 86,000 ब्रिटिश एम्पायर के फौजी थे, उन्होंने फौज बना ली, उन्होंने बगावत कर दी। फिर जो वो आई, वो ट्राइबल आए और पाकिस्तानी आर्मी मिलके, राइट, वो फिर उन्होंने कहा भाई तुम अलग नहीं, मर्ज हो जाओ। तो वो जाना चाहते थे यहाँ श्रीनगर में एयरपोर्ट कैप्चर करना, उन्होंने नहीं जाने दिया, उनका ये मैंडेट नहीं, स्टेट को बांट रहे। तो एक ब्रिटिश एम्पायर में जो बड़ा ब्लंडर हुआ है, और उसमें हमारी सारी लीडरशिप की भी गलतियां हैं, सारी ही रिस्पॉन्सिबल है इसमें। जो 1947 का बंटवारा हुआ उसकी कीमत हम आज भी दे रहे हैं, हमारी 5वीं पीढ़ी थी। और दूसरा बंटवारा जो गलत हुआ वो हमारी स्टेट का हुआ, फैमिली के 2 मेंबर लकीर के उस पार रह गए, 2 मेंबर इस पार रह गए, राइट। तो मेरी अर्ज ये है कि हम ये समझते हैं कि जे की स्टेट का बंटवारा 47 से 48 में जो हुआ वो गलत है। फर्दर अभी मसला हमारा जम्मू कश्मीर का मसला अभी फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है। एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके जिसे आप कहते हो, वो आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको पीओजेके कहते हैं। और इधर कश्मीर, लद्दाख और जम्मू, जो 2 हिस्से, बीच में सीज फायर लाइन थी जिसको 72 के शिमला एग्रीमेंट में उसका नाम एलओसी रख दिया, एलओसी रख दिया, राइट। तो अभी भी मिलिट्री ऑब्जर्वर बैठे हैं, यूएनओ के मिलिट्री ऑब्जर्वर श्रीनगर में उनके दफ्तर हैं, मुजफ्फराबाद में उनके दफ्तर हैं। तो अभी भी मेरी अर्ज ये है कि अभी भी जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुआ है, और हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन 94 का ये है कि जम्मू, इंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट इंक्लूडिंग पीओके, पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारा हिस्सा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमने उसको भी लेना है, उसको भी लेना है। तो अभी फैसला नहीं ना हुआ। तो अगर मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि अभी ये स्टेट का फैसला फंसी हुई है ना, स्टेट डिवाइडेड है, तो उससे पहले हम इसके टुकड़े टुकड़े करें, ये तो इसका पॉजिटिव असर नहीं ना होगा। पीओजेके में अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है जिसमें 10 लोग मारे, जी जी, इल्जाम हिंदुस्तान पे, जी जी, क्या कहना है आपका? क्या ये जो सारे हमसे बिछड़े हुए हैं ये कभी इकट्ठे होंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। हाँ, अभी रिसेंटली मेरे नोटिस में भी सोशल मीडिया के माध्यम से आया है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से आ जाती है। वहां पर एक अवामी एक्शन कमेटी, जो मैंने सुना है कि अवामी एक्शन कमेटी बनी है, उसमें हर तरह के लोग, हर आइडियाज के लोग, हर नरेटिव्स के लोग, अलग अलग ग्रुपों के लोग, वो सारी सिविल सोसाइटी जो है अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले इकट्ठी होगी, और उन्होंने एक बड़ा 38 डिमांडों का डिमांड चार्टर बनाया कि भाई हमारे यहाँ आपने पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं और हमें बिजली नहीं देती हो, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो यूरोप के अंदर, सऊदी अरबिया में, दुबई में, वहां धक्के खाते हैं रेत पे, और जहां हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है। आपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति बनाया हुआ है, लेकिन उनकी पावर जो है, उनकी पावर तो समझो कि एक म्युनिसिपैलिटी जितनी पावर नहीं है। वहां पर तो चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी चलाता है, जो इस्लामाबाद से तैनात किया जाता है। कहता है किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर, किस किस्म का राष्ट्रपति, अथॉरिटी नहीं है। दूसरे जो जम्मू से यहाँ पर माइग्रेट होके वहां पर गए हैं ना मुहाजिर, उन्होंने कुछ 12 सीटें उनके लिए रखी हुई है, रिजर्व रखी, जैसे हमने भी रखी ना भी, तो वो रिजर्व रखी हुई है। वो क्या होते हैं, वो कहाँ पता नहीं, कोई इस्लामाबाद में रहता है, कोई रावलपिंडी में रहता है, कोई लाहौर रहता है। कहता है, जो मैंने सोशल मीडिया से सुना, कहते हैं कि वो एमएलए बनते हैं, तो वो सारा पैसा जो है कोई यहाँ पीओके के
पीओजे की तरफ से एमएलए बनते हैं और जितना पैसा होता है सब चटम कर जाते हैं, कोई गिरोह पे लगता नहीं है। अच्छा, फिर जितनी बार बनते हैं फिर उसकी डबल पेंशन, डबल तनख्वाह, वो करोड़पति अरबोपति बन के कहते यार ये महाजनों के नाम पर इन्होंने तो लूट दिया, हमारा हालत खराब हो गई। वो लोग सारे बगावत पे उतरा, लाखों लोग मैदान पे आ गए। तो शुरू में तो उन्होंने क्रैकडाउन किया, उनके ही एक ग्रुप ने गोली मार के 2 नौजवानों को मार दिया। फिर उन्होंने कोई 8-10 लोग, उसमें 1-2 पुलिस वाले भी मर गए, लोगों ने पकड़ लिए, मार दिए। बोले इतने बगावत हो गई। जब देखा इन्होंने हालात हो गई, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने समझो कि रिकंसाइल किया उनके साथ, रिकंसाइल करके कंप्रोमाइज करके उनकी जो सोशल मीडिया से मुझे खबर मिली है कि 38 में से 34 डिमांड है उन्होंने मार दी। लेकिन शुरू में उन्होंने भी यही कहा जो बांगचुक को कहा, बांगचुक को कहा तुम्हारे तो पाकिस्तान के साथ लिंक है, जैसे आप कह रहे थे भी जसूस है या चीन के साथ लिंक है, वो भी बताता हूँ। बांगचुक पाकिस्तान गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है इंडिया करवा रहा है। और सारा लोगों की सड़कें टूटी हुई, बच्चे उनके बेरोजगार, उस पर ध्यान नहीं देते आप, बिजली आप उनको नहीं देते। उनके एरिया में पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट में 20% बिजली देने का था, नहीं देते, लोगों की हालत खराब, दर दर की ठोकरें रेगिस्तानों में जाकर वहां पर मिडिल ईस्ट में करते हैं। तो कसूर इंडिया का ये रिवाज हो गया है, अपनी गलतियां नहीं माननी, खुद जुल्म कर लेने लोगों पर, खुद लोगों के हकों पर हमला कर देना, फिर इल्जाम लगा देना कि ये सारी गेम इंडिया की। मान लिया वैसे आज के वर्ल्ड में ये होता है, खास करके जो सुपर पावर्स हैं, जो बड़ी रीजनल फोर्सेस होती हैं, वो अपनी बुलिंग भी करती हैं दूसरी कंट्रियों को, या जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें एक दूसरे के नेशनल अफेयर्स में वो करते हैं, दखलंदाजियां करते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में होता है, अमेरिका करता है, रूस करता है, चीन करता है, सब दखलंदाजियां होती है। मैं उसको नजरअंदाज नहीं करता कि ये नहीं होता होगा, लेकिन प्राइमरी में ये मानता हूं कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ही कसूर था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लोगों की कुत्तों जैसी, अब उनको लोगों को समझ आ गई ना, पीओजे के वालों को, उन्होंने टेस्ट ले लिया, बुरी हालत है। तो वो अब जो है वहां पर ये मांगे, उन्होंने कहा भाई हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं, लेकिन हम इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे, हमारा कोई इंडिया नहीं कर रहा ना, इंडिया हमें कुछ कर रहा है, हम तो अपनी वजह से आगे जाए। एक तो ये कह रहा हूं। सिमिलरली जब बांगचुक साहब ये वहां पर पाकिस्तान में ब्रीथ पाकिस्तान 2025 एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें पैनल डिस्कशन में बांगचुक साहब थे, इनको भी रखा था, और ये गए वहां पर, और ये वहां पर उन्होंने जो अपना लेक्चर करना था वो लेक्चर भी किया, और इसने प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी तारीफ भी करी वहां पर। ये तारीफ तो अक्सर करता था, मुझे समझ नहीं आई, इतना लायल आदमी, इतना वफादार आदमी, और गांधीयन स्टाइल कोई इसमें है नहीं। शरीफ, बेसिकली बांगचुक साहब शरीफ आदमी, ये मोस्ट जेंटल पर्सन, वाइफ भी उसकी वेल क्वालिफाइड है, अच्छी है, ये दोनों अच्छे हैं, इसमें नहीं है। लेकिन मैं जो उनके जो एंटी चाइना स्टैंड है, उनका प्रोडक्ट बाइकाट कर दो, वो गलत है, और नैरो थिंकिंग एक्सप्रेस होती है। लेकिन उनका पाकिस्तान के तो वो ये थोड़ा है कि वो पाकिस्तान की लाइन तो होगी, वहां तो एक वेन्यू था, कल को सार्क का सम्मेलन होगा इस्लामाबाद में, तो हम नहीं जाएंगे। अब अभी अफगानिस्तान, पूरे वर्ल्ड में ये था, अमेरिका ने तो ललकार के कहा था, और हम उस कोलिशन में भी थे कि ये तो टेररिस्ट है। नहीं, हमारे तो अब फॉरेन मिनिस्टर हमारे नहीं आए यहाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो पहले जब अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तब वो चाइना की मुखालत करते थे। अब जब उनके साथ उनके ताल्लुकात खत्म, अच्छे नहीं है, तो अब वो चाइना के साथ चल पड़े हैं। तो ये जो देखिए वो कोशिश थी कि अमेरिका की कोशिश थी कि इंडिया को अपने साथ जोड़ के, मतलब उन्होंने इंप्रेशन यही दिया कि अमेरिका इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है। तो इनको भी लगा हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारी डिप्लोमेसी की जजमेंट फेल हो गई, गलत जजमेंट थी। मैं उन दिनों भी कहता था, मैं पिछले 20 वर्षों से कह रहा हूं कि अमेरिका जो है ये सिर्फ हमें हुडविंक कर रहा है, अमेरिका हमें अपने ट्रैप में ले रहा है, ये कोई हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बना रहा है, ये हमें यूज करना चाहता है चाइना को कंटेन करने के लिए। ये चाहता है कि ये दो एशिया के बड़े मुल्क जो है, ये बड़े प्लेयर हैं, ये आपस में क्लैश करें, ये आपस में क्लैश करके लड़ भिड़ के मुक जाए, और मेरा रास्ता साफ हो जाए, मेरा जो ग्लोबल वर्चस्व है, मेरी जो ग्लोबल डोमिनेशन है, हिजेमनी है, और जो मेरी सुपर पावरिज्म नंबर 1 पे है वो कायम रहे। कोई, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा रात दिन डर लगा रहता है, चिंता रहती है, वो रहती है चाइना की, उनको सपनों में भी चाइना होता है। इसलिए अब यूज इंडिया बड़ा स्टेट है, बड़ी कंट्री है, 140 करोड़ का इंडिया है, वो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि इनको इंडिया को यूज कर लेंगे।
तो कुछ इंडिया को भी लगा कि अब अमेरिका हमें दे रहा है, तो कुछ वो जो सारी हमने भी शुरू कर दिया था शुरू में, लेकिन जब वो चाइना ने उसको काउंटर किया, जहाँ ये आ गया, फिर हमें रियलाइज हुआ यार हमें थोड़ा बैलेंस करें, फिर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा बैलेंस किया, राइट। लेकिन एक बात बता दूं, इतने नजदीक जो अमेरिका के उस ट्रैप में फंसने के बावजूद भी चाइना के साथ हमारा ट्रेड कभी खत्म नहीं हुआ। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाइना और इंडिया का ट्रेड चलता है, और मैं कहता हूं कि ये ट्रेड चलना चाहिए। इंडिया का इंटरेस्ट इसी में है कि चाइना के साथ दुश्मनी नहीं, बल्कि चाइना के साथ लॉन्ग टर्म एक ट्रीटी होनी चाहिए, पीस, फ्रेंडशिप और नो वॉर पैक्ट की। और हमें ये जो पूरी LAC है ना, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, मैं प्रपोज करता हूं हमेशा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में भी प्रपोज किया है, अगर आपसे ये सेटल नहीं होता तो पूरे इस LAC को इंडो चाइना ग्लोबल कॉरिडोर बना दो, और इसको कॉरिडोर बना दो, और इस कॉरिडोर को जो है पूरी तरह से दोनों मुल्क मिलके इसको यूटिलाइज करें, इको फ्रेंडली अप्रोच, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली अप्रोच अख्तियार करते हुए। और पूरा जो हिमालयन रेंज है 21,000 ग्लेशियर्स का, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी भी है, पता है आपको, हजारों लेक्स बन चुकी हैं यहाँ पर। तो मेरी अर्ज ये कि हमें ये लाइन अख्तियार करनी चाहिए, हमें अमेरिका का डिजाइन थोड़ा, हमें अमेरिका का पिट्ठू थोड़ा बनना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं, तो वो हमें आगे बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम हमेशा रशिया के साथ रहे, लेकिन जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है हम उसके मेंबर रहे, ठीक है। ब्रिक्स के भी हम मेंबर रहे, जब ब्रिक्स का जहां इंडिया में सम्मेलन हुआ तो चाइनीज भी आए, रशियन भी आए। तो अब जो यहाँ शंघाई कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन था, मोदी जी गए हैं, वो अच्छा किया, मैं तो उसको अच्छा कहता हूं। और मैं ये कहता हूं कि अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं करो, लेकिन उसके पिट्ठू भी नहीं बनो। और अमेरिका के कहने पे ना हमें रूस से बिगाड़नी है, वो स्टैंड मोदी जी का ठीक है। अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला कि वो रूस से क्रूड ऑयल मत खरीदो। क्यों? अमेरिका कौन होता है हमें डायरेक्शन देने वाला? क्यों कौन होता है अमेरिका? कौन होता है हमें डायरेक्शन देने वाला? कोई हमारा बॉस है? कोई इंटरनेशनल पुलिस है अमेरिका जो हमें डिक्टेट देगा? मोदी जी ने उस पर स्टैंड लिया, मैं उसकी तारीफ करता हूं। नंबर 1, चीन के जाना चाहिए और चीन के साथ डायलॉग करना चाहिए, चीन के राष्ट्रपति को इंडिया में बुलाना चाहिए और मोदी जी को बकायदा एक इंडो चाइना मैं कहता हूं हाई लेवल का समिट होना चाहिए, और सब डिस्प्यूट खत्म। और ऐसे ही पाकिस्तान के साथ, हमें पाकिस्तान के साथ भी यार वो 1947 का ब्रिटिश पीरियड में दुश्मनियां पड़ी हुई हैं, बिल्कुल गलत है। हमें पाकिस्तान से भी सारे डिस्प्यूट खत्म करने चाहिए, वो चाहे सर क्रीक का हो, वो चाहे सियाचिन ग्लेशियर का हो, ये लद्दाख में ही है ना सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा 76 किलोमीटर का एरिया है, इतना बड़ा ग्लेशियर है, इसका हो, या बुल्लर बराज का मसला हो, या फिर जम्मू कश्मीर का हो, हमें इंडिया पाकिस्तान को तमाम मसले खत्म करके मिलके आगे बढ़ना। तो ये करने के लिए जरूरी है कि ये जम्मू कश्मीर जो है इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए, इंडिया पाकिस्तान जो है उसकी कन्फेडरेशन बना के दुश्मनी खत्म की जाए। तो इसलिए एंटायर जम्मू कश्मीर जो है ना, 4-5 खित्ते जो है, हम यूनिफाई होके अगर इसको हम फेडरल असूल के बेसिस से बनाए तो ये यूनिफाई हो सकती है। अगर हम यूनिटरी अप्रोच से बनाते हैं तो किसी की डोमिनेशन रहेगी, किसी की कोई डोमिनेशन नहीं रहेगी, सबको अपना अपना हक मिले, सबको अपनी अपनी, कश्मीर वालों को अपनी असेंबली मिले, जम्मू वालों को अपनी असेंबली मिले, लद्दाख वालों को अपनी असेंबली मिले, गिलगित बल्तिस्तान को अपनी असेंबली मिले, POJK की 2 असेंबलियां अपनी मिले, और उसके बीच रीजनल असेंबलियां हो। फिर किसको क्या एतराज है सर? बराबरी के आधार पे हो, फेडरल असूलों पे हो, तो हम सब यूनाइट हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ यूनाइट होकर जम्मू कश्मीर जो है ये बहुत बड़ा रास्ता निकाल सकता है पूरे एशिया और साउथ एशिया के लिए, पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं हम। अभी फिलहाल जो हमारे लद्दाख में जो माहौल बना हुआ है, उस पे ये लद्दाख का यही है कि एक सोनम वांगचुक को इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट करे उनको रिलीज, इससे पहले कि केंद्र सरकार को NSA विड्रॉ करके सोनम वांगचुक को रिलीज करना चाहिए और उनके साथ डायलॉग करना चाहिए। और जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जहां तक स्टेट का डिमांड है, स्टेट की डिमांड को जम्मू कश्मीर की डिमांड के साथ अकेले नहीं वो टैकल किया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भी स्टेटहुड का क्वेश्चन है, सिर्फ उनकी स्टेटहुड, उस क्वेश्चन को दोनों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और स्टेट इसके साथ मिलकर किया जाए। एक तो ये, जहां तक 6th शेड्यूल का ताल्लुक है, 6th शेड्यूल का फॉर द टाइम बिंग उनको अगर 6th शेड्यूल में उनको डाला जाए हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन फाइनली तो ये है कि पहले तो स्टेट का एज ए होल अगर तय होता है, तो ये अगर ऑटोनोमस स्टेट बन जाती है, जब फेडरल स्टेट बन जाती है,
तो हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा ऑटोनोमस स्टेटस बाहर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इंडिया की रियलिटी ये है कि इंडिया डाइवर्स है, ये बन बन नहीं है। ये जो स्लोगन लगाया हुआ ना, बन इंडिया, बन इंडिया, बन इलेक्शन, बन बन बन, ये इंडिया बन नहीं है। ये इंडिया एक कॉन्टिनेंट है, ये सब कॉन्टिनेंट है। यहां पर इतनी डाइवर्सिटी, मल्टी नेशनलिटियां हैं इंडिया में। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये स्लोगन देते हो बन 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 का, वो भी एक मेजॉरिटेरियन थ्योरी पे, कम्युनल थ्योरी के बेसिस पे बन, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये इंडिया को यूनिफाई नहीं करता, बल्कि इंडिया को बिखेर देता है। इसलिए इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को ऑनर करते हुए, उसको अकोमोडेट करते हुए तभी इसकी यूनिटी हो सकती है, ये मैं कह रहा हूं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को, 4 स्टेटों को आपने प्रोटेक्शन दी हुई है, वहां पर तो एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट को आपने पावर दे दी है 371 के तहत कि वो कानून बना सकते हैं। वहां एक स्टेट को तो पावर है कि उनको परमिट लिए बिना वहां पर आप एंट्री नहीं मार सकते। वहां मणिपुर में मेटीज अगर कुकीज के एरिया में लैंड खरीदनी हो तो उनकी जो काउंसिल है, एमएलए की काउंसिल है, उनकी परमिशन के बिना आप लैंड नहीं ले सकते हो। तो आपने हमारी स्टेट को बड़े इनटॉलरेंट हो गए कि हमारी स्टेट में 370। भाई 370 क्यों है? इसकी बैकग्राउंड जो हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया था, उसी को 370 के रूप में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया था। तो इस पे पैनिक की क्या थी? क्यों मतलब हमें ही अकेले जम्मू कश्मीर को लताड़ दिया? जो बचा खुचा स्टेटस था वो खत्म कर दिया, हमारी स्टेट को खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि गुड सेंस प्रिवेल करे। मैं प्रधानमंत्री जी को अपील करूंगा कि ये रिविजिट करें, जम्मू कश्मीर पर अपनी सारी पॉलिसी को रिविजिट करें, लद्दाख पर अपनी सारी पॉलिसी को रिविजिट करें, और उनको डेमोक्रेटिकली और डायलॉग के जरिए हैंडल करें, पीसफुली हैंडल करें, उनसे बात करें। कोई लद्दाखी एंटी नेशनल नहीं है। तो साफ है, लद्दाख अब सिर्फ ठंडा इलाका नहीं बल्कि गर्म हो चुका है, मुद्दों से, सवालों से, भावनाओं से। कभी दिल्ली की बात सुनने वाला लद्दाख अब दिल्ली से जवाब मांग रहा है। सरकार क्या जवाब देगी और वांगचुंग की आवाज क्या अब पूरे देश में गूंजेगी? आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज, सहयोगी राजकुमार के साथ मैं अरुण त्रिसा।